Here is another example. तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 1 ब्यूटीन है और जो प्रोडक्ट बन रही है दैट इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये गलत नहीं है। ब्रोमीन कहाँ अटैच होना चाहिए? जब ये अटैक करेगा कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो सेकेंडरी बनेगा ना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ब्रोमाइड आयन यहाँ आना चाहिए सेकेंड पोजीशन पे। बट व्हाट इफ आई वांट टू सिंथेसाइज दिस मॉलिक्यूल? मतलब ये हम बना सकते हैं, कोर्स बना सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आप के पास प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस हैं और आप चाहते हैं कि मैं जो ब्रोमीन है या ब्रोमाइड है उसको फर्स्ट पोजीशन पे अटैच करवाऊं, तो कैसे होगा? दैट वुड बी बाय डिफाइंग द मार्कोनिकॉव्स रूल। तो मार्कोनिकॉव रूल के ऑपोजिट अगर आप जाएंगे तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। तो जनरली तो हम देखते हैं कि ब्रोमीन अटैच हो हाइड्रोजन कम होंगे, लेकिन यहाँ तो ब्रोमीन वहां अटैच हुआ जहाँ हाइड्रोजन दो थे। तो दिस इज नोन एज anti-Markovnikov addition। ये कैसे होगी? यू हैव टू चेंज समथिंग इन द रिएक्शन। आप इसका पूरा पाथवे चेंज कर दे, मैकेनिज्म चेंज कर दे, so then you can get this product, and that is achieved by adding an alkyl hydroperoxide। तो अगर आप ये जो HBr की एडिशन है अल्काइल हाइड्रोपेरोक्साइड की प्रेजेंस में करें तो आपके पास एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब क्यों ये जो पेरोक्साइड है दैट allows bromine to get attached to the terminal position rather than the second position। तो आपको पता है कि ये जो पेरोक्साइड है इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है। ठीक है, so, जब भी आपके पास इस तरह का लिंकेज हो और आप इसको लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, so you can get homolytic cleavage of this molecule and this bond between the two oxygens। ठीक है, क्लीवेज दो तरह की हो सकती है। वन इज नोन एज द होमोलिटिक क्लीवेज, अदर इज नोन एज द हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जब टूटता है इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साइड पे शिफ्ट होते हैं, दोनों एक एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं, दैट इज नोन एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज, क्योंकि आप एक साइड पे तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे डिफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर हो जाएंगे। मतलब बॉन्ड जब टूटेगा तो बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चला जाए ऐसे, which we represent by a fish hook arrow, तो हमारे पास जो स्पीशी बनेगी it will have an unpaired electron which we call the free radical। ये जो फ्री रेडिकल है असल में पिछला जो हम मार्कोनिकॉव एडिशन पढ़ रहे थे तो उसमें हेटेरोडिक क्लीवेज हो रही थी HBr की, और जो डबल बॉन्ड था उसकी भी हेटेरोडिक क्लीवेज हो रही थी, इसलिए हमारे पास एनाइन बन रहा था, ब्रोमाइड आयन और कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा था। जब भी आपके पास हेटेरोडिक क्लीवेज होगी तो आयंस बनेंगे, लेकिन अगर आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज हो तो फिर आपके पास आयंस नहीं बनेंगे। इनफैक्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनेंगी व्हिच वी कॉल द फ्री रेडिकल्स, और इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा दैट आल्सो ब्रिंग्स इंस्टेबिलिटी एंड इट विल रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवेयर टू गेट इट्स पार्टनर। ठीक है, तो ये जो रेडिकल बना है ये क्या करेगा? इट इंड्यूसेस द होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ HBr। पिछले केस में जो ट्रिपल बॉन्ड था दैट वाज इंड्यूसिंग हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ HBr, बट अब चूंकि आपके पास सिस्टम में रेडिकल्स मौजूद हैं तो रेडिकल्स विल ऑलवेज इनिशिएट the free radical or homolytic cleavage of any species that is present। तो ये जो
अल्कोक्सी रेडिकल है, it will initiate the homolytic cleavage of HBr. Although HBr का जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बट स्टिल बिकॉज रेडिकल्स मौजूद हैं तो रेडिकल को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एंड दैट इट गेट्स फ्रॉम हियर। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि होमोलिटिक क्लीवेज तो होगी HBr की, ये जो रेडिकल है RO ये H के साथ अटैच होगा या Br के साथ अटैच होगा? ठीक है, तो यहाँ जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है उसमें ये H के साथ अटैच हुआ है, ब्रोमीन के साथ अटैच नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि इसकी टेंडेंसी जो है वो हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा होगी, बिकॉज एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अटैक और होमोलिटिक क्लीवेज जो आपके पास रेडिकल बनता है उसकी स्टेबिलिटी को भी आपको देखना है। तो H रेडिकल जो है वो रिलेटिवली अनस्टेबल होगा एज कम्पेयर टू Br रेडिकल, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ज़्यादा अकोमोडेट कर सकता है। दूसरा H छोटा भी है, so it can easily get attached, so we will have the formation of an alcohol and a bromine radical। तो ब्रोमीन रेडिकल बनेगा और अल्कोहल बनेगा। ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं तो हम चेन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चेन में होते हैं, ये आपने सुना होगा पहले भी। इट इनिशिएट्स विद द फर्स्ट विद द जनरेशन ऑफ द फ्री रेडिकल, जिसको हम इनिशिएशन स्टेप कहते हैं, एंड देन दिस फ्री रेडिकल देन interacts with other molecules or radicals which we call the propagation step। तो एक रेडिकल बना, उस रेडिकल से एक और रेडिकल बना, और अब ये रेडिकल जाके अटैक करेगा अल्कीन पे। ठीक है, तो ब्रोमीन पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, पेड इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, and that it gets from the double bond, from the pi bond। पाई बॉन्ड में भी ये इंड्यूस करता है होमोलिटिक क्लीवेज को। और अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं, इस ब्रोमीन रेडिकल के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाए या फिर सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो जाए। और चूंकि होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है तो रेडिकल्स बनेंगे। अगर ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा जैसे नजर आ रहा है, तो रेडिकल यहाँ बनेगा एट द सेकंड कार्बन, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो फिर रेडिकल जो है वो फर्स्ट कार्बन पे बनेगा। तो दो बातें हैं, एक तो क्योंकि ब्रोमीन खुद एक बल्कि एटम है और स्टेरिक हैंडल्स भी होगी इसके साथ, अल्कीन के साथ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर वो उस रेडिकल की स्टेबिलिटी की है जो इसके पास बनना है। तो अगर ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो जो रेडिकल बनेगा वो फर्स्ट कार्बन पे होगा, विच मीन्स वी विल हैव अ प्राइमरी रेडिकल। और अगर ये फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाए तो देन वी विल हैव अ सेकेंडरी रेडिकल। तो जिस तरह कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसी तरह से फ्री रेडिकल्स जो हैं उनका भी स्टेबिलिटी ऑर्डर यही है। So tertiary radicals are more stable as compared to the primary radicals। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो रेडिकल है जो यहाँ पर बना है, इसको विद इन द मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है दैट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो आपके पास हाइड्रोजन्स मौजूद हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये जो हाइड्रोजन्स हैं दे कैन गेट इन्वॉल्व्ड इन हाइपर कॉन्जुगेशन विद दिस रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? इट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे इसके साथ कॉन्जुगेशन में। तो ये इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये H रेडिकल जनरेट होगा, जो कि वापस जिस तरह हाइपर कॉन्जुगेशन में हम देखते हैं कि H प्लस बनता है
वो फिर वापस आ जाता है। इसी तरह रेडिकल्स अगर मौजूद हो तो H रेडिकल बनेगा जो कि वापस अटैच होगा। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, और वैसे भी अल्काइल ग्रुप्स जो हैं दे स्टेबलाइज द रेडिकल। तो हमारे पास सेकेंडरी रेडिकल बनने की चांसेस ज्यादा, तो ये बनेगा। तो ये हमारे पास सेकेंडरी रेडिकल बन गया यहाँ पर, विच इज़ मोर स्टेबल ऑफ कोर्स दैन द प्राइमरी रेडिकल। ये सेकेंडरी रेडिकल पे क्या फिर क्या करेगा कि एक और HBr मॉलिक्यूल में होमोलिटिक क्लीवेज इंड्यूस करेगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस रेडिकल takes a hydrogen radical from HBr, inducing a homolytic cleavage in the bond between hydrogen and bromine. So what happens is that this hydrogen gets attached here, giving rise to another bromine radical जो कि दोबारा से इस साइकिल में यूज़ होगा और एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, एक और अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये प्रोपिगेशन स्टेप्स चलते रहेंगे जब तक टर्मिनेशन ना हो और सारे रेडिकल्स ख़त्म ना हो जाएं। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास ब्रोमीन जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे अटैच हो गया है, एंड वी हैव anti-Markovnikov addition of HBr across the कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड। तो जब भी आप पेरोक्साइड्स यूज़ करेंगे तो आपके पास anti-Markovnikov एडिशन होगी, दैट इज़ अगेंस्ट द Markovnikov रूल, और हमारे पास जो halogen है that will get attached to the carbon which has more hydrogens already attached to it. So this is all about anti-Markovnikov addition. Thank you so much.